तो क्या मीनिंग क्रिएट होगी कि एक ऐसा सर्किल जिसके बीचों बीच आप खड़े हैं और हेल्दी खड़े हैं, स्वस्थ खड़े हैं, राइट। तो आपको आपके चारों तरफ जो एक सर्किल है उसे ऐसा मेंटेन करना है कि जिससे आप हेल्दी रहें। किन किन चीजों की हेल्थ आपके पास रहे? फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल और सोशल। ये पांचों जो आपके पिलर्स हैं ये हेल्दी रहे, ठीक है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि चीजें वही है जो हम पढ़ चुके हैं, है ना। जैसे 3 दोष बैलेंस होने चाहिए, पंच तत्व बैलेंस होने चाहिए, चीजें वही हैं, सिर्फ इसको एक टॉपिक के अंतर्गत ले लिया है, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। चलिए सलोनी जी, स्क्रीन विजिबल है? हम सब करके बता दें केवल। ओके, थैंक यू। बाकी लोग वीडियो ऑन कर लें प्लीज। तो हम यहाँ पर स्वास्थ्य वृत्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और स्वास्थ्य वृत्ति का एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके सराउंडिंग जो भी चीजें हो रही हैं उन्हें आप कैसे मैनेज करें कि वो आपको पूरी तरह स्वास्थ्य प्रदान करें या आपको हेल्दी बनाए रखें। तो अब ये जो स्वास्थ्य वृत्त ब्रांच होती है ये आयुर्वेद की एक ब्रांच है और इसमें क्या क्या फोकस किया जाता है? प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, मतलब जिसमें सामाजिक चिकित्सा भी है और निवारक चिकित्सा भी है। अब इसमें क्या क्या आ जाता है? यहाँ पर पूरा होलिस्टिक हेल्थ की बात की जाती है। किस किस के थ्रू? आपकी डाइट, हाइजीन, आपकी लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाती हैं? आपकी डेली रूटीन और आपकी सीजनल रूटीन, मतलब दिनचर्या और ऋतुचर्या। इसके बाद इन सब चीजों को कैसे मेंटेन किया जाता है? योग और नेचुरल चिकित्सा के द्वारा या नेचुरोपैथी जिसको हम कहते हैं। तो उन दोनों से इनको मेंटेन करके ये आयुर्वेद की शाखा इस बात पे जोर देती है कि पूरा व्यक्ति की समग्र होलिस्टिक हेल्थ बनी रहे, जिससे कि उसके अंदर पीस हो, वो पॉजिटिव हो तो उसका कल्याण हो सके, उसके अंदर के रोगों की रोकथाम हो सके। और ये सामुदायिक स्वास्थ्य, मतलब ऐसा स्वास्थ्य जो सोशल हो, सोशल वेल्थ जिसको हम कह सकते हैं वो हो, आपकी पूरी लाइफ स्टाइल मैनेज हो। और ये साथ ही साथ ये व्यक्ति की जो व्यक्तिगत डेली रूटीन है और व्यक्तिगत उसकी जो ऋतुचर्या है, मतलब सीजनल रूटीन है, उसका जो सदव्रत है, मतलब उसके जो इथिकल्स हैं, उसकी जो नैतिकता है, उसका जो आचरण में जो जो मोरालिटी है, सारी चीजें इसमें आता है। और साथ ही आहार, मतलब पथ्य अपथ्य। तो इसमें यानी क्या क्या पॉइंट्स आ जाएंगे? एक तो डेली रूटीन जिसे दिनचर्या कहते हैं, फिर मौसमी या ऋतुचर्या जिसको हम सीजनल रूटीन कहते हैं, फिर उसका इथिकल कंडक्ट, मतलब उसमें मोरालिटी क्या है, फिर उसका आहार, पथ्य अपथ्य। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अब इसके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है? सबसे पहले तो पर्सनल और सोशल हाइजीन, कि इसमें व्यक्तिगत रूप से साफ सफाई, मतलब साफ सफाई पर यहाँ पर जो अर्थ लिया है वो शरीर, आंतरिक बाह्य दोनों तरह की सफाई से लिया है, मतलब शरीर भी साफ हो और अंदर मन भी साफ हो। फिर स्वस्थ आवास, मतलब आपका जो घर हो वो हेल्दी हो, हाइजीन हो। फिर जितनी भी चीजें आपकी बॉडी में टॉक्सिस हैं वो सारी समय समय पर बाहर निकलती रहें, या जो शरीर के अंदर अग्नि होती हैं जो कि टॉक्सिन्स मटेरियल को जला देती हैं,
उनमें वो जलकर नष्ट होती रहे। डाइट एंड न्यूट्रिशंस, इसको हम पथ्य अपथ्य भी बोलते हैं। तो जितनी भी आपके शरीर की क्षमता, आपकी वर्क स्टाइल आपके हिसाब से उपयुक्त है, वो सारी चीजें पथ्य में आ जाती हैं, और जो चीजें आपके लिए उपयुक्त नहीं है वो सारी अपथ्य में आ जाती हैं। फिर लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, मतलब डेली रूटीन और ऋतुचर्या, ये और एथिकल कंडक्शंस, तो ये सारे आपके किस में आ जाते हैं, लाइफ स्टाइल में। योग नेचुरोपैथी, तो यहाँ पर इन सब चीजों का जो उपचार किया जाता है वो किससे किया जाता है, योग। योग मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 टूल्स होते हैं, और षट कर्म। और प्रकृति चिकित्सा, मतलब जितनी भी प्राकृतिक रूप से शरीर को बैलेंस करना, हर्ब्स कुछ होते हैं जिनको यूज करना, कुछ अपने नेचुरोपैथी के भी कुछ ऐसे टूल्स होते हैं, उन सारे को यूज करके इनको ठीक किया जाता है। फिर रसायना, मतलब कायाकल्प, या जिसको रिजुवेनेशंस भी बोल सकते हैं, यानी शरीर में जितने भी सेल्स हैं उनको रिजुवेनेट करना, उनकी जीवन शक्ति को बढ़ाना, उसमें हीलिंग पावर को बढ़ाना, जिससे व्यक्ति की आयु बढ़े, उसकी जो वाइटलिटी एनर्जी है, वाइटल एनर्जी एनहेंस हो, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत की जाती हैं। फिर आता है कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ में क्या क्या कवर करते हैं कि जितनी भी सोशल हेल्थ है उसे देखते हैं, एनवायरमेंट हेल्थ को देखते हैं, और बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स को कंडक्ट किया जाता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट एक सर्किल बनता है। अब आयुर्वेद में इसका महत्व क्या है कि ये हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, और इसका उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति बीमार हो उसकी बीमारी को ठीक करें, उसके बजाय व्यक्ति को ही स्वस्थ बना के रखें कि वो बीमार ही ना हो, ये उसका मेन कॉन्सेप्ट होता है। और होलिस्टिक अप्रोच, मतलब जितने भी योग नेचुरोपैथी उसके द्वारा कोशिश की जाती है कि व्यक्ति की शरीर मन और आत्मा को, माइंड बॉडी सोल, तीनों को अलाइंड करना, तीनों में संतुलन लाना और उनको एकीकृत करना। फिर हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, तो चरक संहिता में ऐसा बोला गया है कि किसी भी प्रकार की असमानता से रहित शरीर को स्वस्थ माना जाता है। स्वस्थता की अनुभूति ही स्वस्थ है। तो ये जो स्वास्थ्य है, ये सबसे पहली अनुभूति होती है, स्वास्थ्यता की अनुभूति। आप कभी याद करिए कि जब अगर आप कभी, हो सकता है शायद आप लोग में से किसी ने पूछा है क्या ये क्वेश्चन अपने आप से कि आज कैसा लग रहा है, पूछा है क्या किसी ने कभी अपने आप से ये क्वेश्चन? थम्स अप करके बताएं जिसने पूछा है। किसी ने नहीं पूछा, तो आज से ये कोशिश करिए कि जब आप रोज सुबह सोकर उठते हैं तो एक बार अपने आप से जरूर पूछें कि आज कैसा लग रहा है। यदि अंदर से रिप्लाई आता है कि वाह आज तो बहुत मैजिकल मॉर्निंग है, आज तो मैं अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, आज तो मेरे सारे काम होने वाले हैं, मैं ये भी कर लूंगी वो भी कर लूंगी, ये जो टारगेट रखे थे ये सारे मैं इजीली कंप्लीट कर लूंगी टास्क, ठीक है, तो आप देखिए वो दिन आपका बहुत अच्छा जाता है। और कई दिन ऐसा होता है कि जब आप सुबह सो के उठते हैं सब आलस आलस लगती है, और जब आप पूछते हैं आज कैसा लग रहा है तो अरे मन हो रहा है कि आराम से एक ब्लैंकेट को ओढ़ें और सो जाएं, कोई भी उसमें दखल अंदाजी ना दे, कोई काम ना करना पड़े, कोई वहां पर मुझे खाना भी पकड़ा दे, तो उस दिन देखिए आपका दिन एक यूजलेस टाइप का जाता है कि कोई भी काम नहीं होते हैं, अगर आप करना जबरदस्ती चाहते हैं तो वो सक्सेस नहीं होते हैं। तो ये जो स्वास्थ्यता की अनुभूति ही सबसे पहला कदम होता है। तो सबसे पहले हमें क्या कोशिश करना चाहिए कि जैसे ही हम सुबह सोकर उठें अपनी कंप्लीट बॉडी को एक अच्छी सी स्ट्रेचिंग दें, और उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन करें कैसा लग रहा है, और अंदर से आंसर आए वाओ मजा आ गया आज तो, है ना। तो ये एक
आपके स्वास्थ्य होने की। आप देखिए जब कभी आपको फीवर आने वाला रहता है कुछ, तो आपको पहले से ही अंदर से एक इंट्यूशंस होने लगते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा, आज शरीर भारी लग रहा है, या आज कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो स्वास्थ्य होने की अनुभूति है, ये आपके अंदर से ही जुड़ी रहती है। तो फर्स्ट हमको यहीं से काम करना पड़ेगा, ये बीज है आपके अंदर का। तो इस पे आप लोग काम करना शुरू करें और महसूस करें। कुछ ट्रिगर पॉइंट्स बनाए ऐसे कि जो आपको बिल्कुल एक मैजिक जैसे याद करके, कई बार होता है ना कि कुछ कुछ ऐसे पल होते हैं जीवन के जिसे आप याद करो तो आप एकदम खुशी से भर जाते हैं। हर व्यक्ति के में होते हैं। तो जिस दिन जब आप उठते हैं और आप क्वेश्चन करते हैं अपने आप से कि कैसा लग रहा है, और अंदर से आवाज आती है कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें और उस जो वो पल थे जिसमें आप सबसे खुश थे, उसको विजुअलाइज करें। उस सीन को रिक्रिएट करें, उसे फील करें। और डेफिनेटली जब आप 2 मिनट के बाद फिर से पूछेंगे ना कैसा लग रहा है, तो अंदर से आंसर आएगा बेटर। तो ये बहुत छोटे छोटे ट्रिक होते हैं अपनी मनोस्थिति को सुबह से बदलने के लिए, तो उनको आप इम्प्लीमेंट करें। फिर ये जो स्वास्थ्य वृत्त शाखा है, ये मेन इस पर काम करती है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य को हम पूरे लंबे समय तक या उसकी पूर्ण आयु तक हम किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, और किस तरह से उसकी डेली रूटीन, किस तरह से उसकी ऋतुचर्या, किस तरह से उसका आहार, उसकी मोरलिटी, उसकी हाइजीन, उसके आहार, उन सारी चीजों को इस तरह से डिजाइन कर दें कि वो बीमार ही ना पड़े। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य सिर्फ एक है, बीमार व्यक्ति का इलाज करना इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति को बीमार ही ना होने देना। फिर इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं जो अभी हमने पढ़े थे? इसकी जो डेली रूटीन है, सीजनल रूटीन है, फिर उसके बाद डाइट है, एथिकल कंडक्ट्स है, और योग और नेचुरोपैथी है। तो ये जो 5 पॉइंट्स होते हैं, हाइजीन भी है, 6 पॉइंट्स जो होते हैं, ये 6 पॉइंट पर ही ये जो स्वास्थ्य वृत्त होता है ये डिपेंड होता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसमें चूंकि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्ति बीमार ही ना हो, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे नियम हैं कि जैसे व्यक्ति के वेट को मैनेज करें, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करके रखें, उसकी जो डेली की रूटीन होती है उसको मैनेज करके रखें जिससे कि वो बीमार ना हो। फिर उसमें कुछ चीजें, जैसे इसमें लेग पुलिंग एक प्रोसेस होती है, नाक में तेल लगाना, ये सारी चीजें, कुछ ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी टेक्निक होती हैं जिसके थ्रू बीमारी आने के पहले ही हम उसे रोक सकते हैं। और फिर इसका महत्व क्या है कि ये हेल्दी रखता है, बीमारी को शुरू होने के पहले ही ये उसको कंट्रोल कर लेता है जिससे व्यक्ति बीमार नहीं होता है। उसकी व्यक्ति की एक होलिस्टिक ग्रोथ होती है जिसको हम सर्वांगीण विकास कह सकते हैं। और इसके बाद जितने भी लाइफ में डिसऑर्डर होते हैं, चूंकि उसको हम डिजाइन करते हैं तो उन डिसऑर्डर्स को हम हटाते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा गुड लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट स्किल होता है। इसके साथ इसमें जितने भी सेंस ऑर्गन और बॉडी होते हैं उसमें हम बहुत सारी नेचुरोपैथी और योग की ऐसे प्रोसेस होती हैं, जैसे नस्य मतलब नाक में तेल डालना, गंडूसा मतलब गार्गल करना, अभ्यंगर मतलब मसाज करना। तो इस तरह की बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जो कि सेंस और ऑर्गन को इम्प्रूव करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती हैं, वाइटल एनर्जी को इम्प्रूव करती हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, तो जिससे व्यक्ति हेल्थ की कैटेगरी को मेंटेन कर पाने में सक्षम होता है। फिर कम्युनिटी हेल्थ मतलब ये पूरे समाज की हेल्थ को भी बढ़ावा देती है, तो उसके लिए बहुत सारे कैंपेनिंग करना, स्वास्थ्य सेवाएं देना, ये सारी चीजें इसमें की जाती हैं। फिर लॉन्गेटिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो इसका उद्देश्य ये होता है कि जीवन की आयु को तो बढ़ाना है ही, लेकिन जितनी भी आयु है उसमें एनर्जी हो, हेल्थ हो, वो सेल्फ डिपेंडेंसी हो, मोरलिटी हो, ये सारी चीजें लास्ट तक बनी रहें, ये कोशिश इसमें रहती है।
फिर इसके लाभ क्या होते हैं कि जब आपकी डेली रूटीन और ऋतुचर्या मैनेज हो जाती है तो आप टाइम पर उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, जो डेली रूटीन के हिसाब से सही समय पे सारे काम होने लगते हैं। और जो ऋतुचर्या है उसके हिसाब से क्या होने लगता है कि जो भी उस ऋतु के अनुकूल चीज है आप उन्हें यूज करेंगे, उसके प्रतिकूल चीजों को नहीं करेंगे, तो आपके अंदर संतुलन पैदा होगा। योग व्यायाम से क्या होगा कि रक्त संचार बढ़ेगा, मतलब आपका सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी, आपकी मेमोरी क्लियर होगी, मेंटल क्लियरिटी जिसको हम बोलते हैं, मेंटल फॉग हटेगा, फिर डाइजेशन इम्प्रूव रहेगा और स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा। डाइट और न्यूट्रिशन से क्या होगा कि जितनी भी आपकी फिजिकल बॉडी है उसको यदि पौष्टिक भोजन देंगे तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी बूस्टअप रहेगी। तो जितनी भी खराब आहार के कारण या खराब आहार को खाने से बीमारियां होती हैं वो सारी बीमारियों से बचे हुए रहेंगे। फिर हाइजीन, जिसे शौच भी कहते हैं, तो इसमें पूरे शरीर की सफाई शामिल है, आपके दांतों की, आपकी जिह्वा की, आपकी कान की, आपकी आंख की, आपके स्किन की, तो कंप्लीट बॉडी की सफाई है जिससे किसी भी तरह का संक्रमण वहां पर हम होने से पहले ही रोक सकते हैं। और माइंडफुल एंड सेल्फ कंट्रोल, मतलब मानसिक स्वास्थ्य के लिए माइंडफुलनेस बहुत जरूरी है। और सेल्फ कंट्रोल मतलब जितने भी इमोशंस हैं आपकी बॉडी में उस पर आपका कंट्रोल, उसका मैनेजमेंट आपको होना चाहिए। तो इस तरह से जो दिनचर्या अब हम देखते हैं, सबसे पहले जो डेली रूटीन होती है तो वो मोस्टली किस किस चीज से मिलके बनती है? स्लीपिंग, फिर कोई एक वर्कआउट, फिर उसके बाद में मसाज, फिर क्लीनिंग जिसे हम शौच कहते हैं, ऑयल पुलिंग, फिर जल्दी सुबह उठना तो सुबह की एनर्जी को फील करना, बैलेंस डाइट। तो मोस्टली ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो दिनचर्या को निर्धारित करते हैं। तो ये दिनचर्या का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति जब सुबह सोकर उठता है और वापस सोने जाता है रात में, उस पूरे समय काल में, उस पूरे पीरियड में वो जो जो भी एक्टिविटी करता है वो उसके किसके अंतर्गत आ जाती है? डेली रूटीन या दिनचर्या के अंतर। तो उसमें मोस्टली कहाँ से देखा जाता है कि सुबह सो के जल्दी उठना, फिर आपका वर्कआउट करना, शौच मतलब आपके दांत की साफ सफाई करना, टंग की सफाई करना, फिर उसके बाद आपका जो भी प्राणायाम, योग, एक्सरसाइज जो भी है वो करना, मसाज करना, बात करना, मेडिटेशन करना, और आपका आहार जो है वो सारी चीजें इसमें शामिल है। तो इसके सिद्धांत क्या है कि इसका दैनिक रूटीन का सबसे बड़ा सिद्धांत होता है कि अलाइन विद नेचर। मतलब यदि नेचर आपके डाइजेस्टिव जूस को 12 बजे सीक्रेट कर रहा है तो आपको खाना 12 बजे खा लेना चाहिए, तभी वो बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा। अदरवाइज वही खाना आप उस समय की भूख को टाल के बाद में खाते हैं तो वो गलत होगा। तो ये जो पूरी अलाइंड विद नेचर होता है, तो ये एक इंटरनल वॉच रहती है या एक आंतरिक घड़ी होती है जिसको कहते हैं सर्केडियम रिदम या बायो क्लॉक भी कई कई जगह इसे कहा जाता है। तो ये किस पर डिपेंड करती है? ये जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, सूर्य का राइज होना या सनसेट होना, फिर चंद्रमा का, तो इन सारे के जो साइकिल्स होते हैं उन पर डिपेंड करती है। जैसे सूर्य गर्मी में थोड़ा जल्दी निकल आता है तो आपको जल्दी उठना चाहिए, वहीं जब बहुत दिन छोटे होते हैं, सर्दी होती है तो थोड़ा लेट निकलता है, तो थोड़ा सा वो टाइम, सूर्योदय का टाइम आप देखिए कैलेंडर में भी दिया रहता है, डिफरेंट, अलग अलग रहता है। इवन जोन वाइज भी अलग अलग होता है। अगर आप ईस्ट साइड जाएं तो वहां पर बहुत जल्दी रोशनी आ जाती है सूर्य की, लेकिन वेस्ट में जाएं तो देर से आती है। तो ये सारी चीजें स्थान और सीजन पर डिपेंड करती हैं। फिर दोषों का संतुलन, मतलब वात, पित्त, कफ, ये संतुलित होने चाहिए। फिर प्रिवेंटिंग हेल्थ, मतलब ऐसा चीज आपको लेना चाहिए कि जितने भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी में जो क्रिएट होते ही रहते हैं वो समय समय पर आप उसे हटा सकें। और यहाँ ये जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है तो उसको क्या कहते हैं? रिमूविंग अमा, मतलब टॉक्सिस के लिए
आयुर्वेद में अमा वर्ड यूज किया जाता है। तो एक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए कि सुबह सूर्योदय के पहले उठ जाएं, फिर उसके बाद में अपने हाइजीन मतलब ब्रश करना, पानी पीना, टंग क्लीन करना, ऑयल पुलिंग करना, मसाज करना, ये सारी चीजें करें। फिर एक्सरसाइज मतलब ध्यान, योग, ये सारी चीजें करना। उसके बाद ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद दोपहर का भोजन, और दोपहर के भोजन के बाद रात का भोजन भोजन और उसके बाद फिर स्लीप, मतलब आप जब आराम करने चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि आप बेड पे जाते हैं और तुरंत सो जाते हैं, कुछ टाइम लगता है। तो जो हम आराम का है मतलब जो हम सारा काम माइंड अप कर कर बेड पर चले गए, अब सोने की तैयारी कर रहे हैं, और जब हम सो जाते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें। फिर इससे फायदे क्या होते हैं? इम्प्रूव डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, दोनों चीजें इम्प्रूव होती हैं। इंक्रीज एनर्जी एंड मेंटल क्लैरिटी, बेटर बेटर स्लीप क्वालिटी, स्लीप की जो क्वालिटी होती है वो बेटर हो जाती है। स्ट्रेस रिड्यूस होता है, मूड एनहेंस होता है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, और ओवरऑल वाइटलिटी बढ़ती है। यहाँ पर एक क्लॉक दी गई है, तो इसमें ये त्रिदोषों का भी टाइम दिया गया, इसको आयुर्वेद क्लॉक बोला जाता है। तो यहाँ पर ये दोपहर के 12 बजे मतलब 10 से 2 के बीच में पित्त प्रधान होता है। फिर इसके बाद में 2 से 6 के बीच में वात, 6 से 10 के बीच में कफ, 10 से 2 के बीच में पित्त, फिर वात, फिर कफ। तो ये एक क्लॉक है जो आयुर्वेद में त्रिदोषों के लिए फॉलो की जाती है। अब हम देखेंगे ऋतुचर्या। तो ऋतुचर्या मतलब क्या हो गया कि पूरे जो सीजन्स होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, जो सीजन होते हैं उनमें किस तरह का खाना खाना चाहिए, किस सीजन में कौन सा खाना खाना चाहिए, किस सीजन में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस सीजन में क्या क्या डेली रूटीन में चेंजेस करने चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये जो ऋतुचर्या है, तो ऋतुचर्या में आयुर्वेद ने पूरी ऋतुओं को 6 भागों में डिवाइड किया है। और वो 6 ऋतु कौन कौन सी हैं? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ये 6 ऋतु हैं। तो ये जो 6 ऋतु के आधार पर ही आपको भोजन, जो भी चीज आप पीते हैं, जो भी आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, नींद करते हैं या क्लीनिंग करते हैं, वो सारी चीजें इन ऋतुओं के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अब इसका मूल सिद्धांत क्या है कि जो ऋतुचर्या मतलब जो नियमित दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए? ऋतुओं के परिवर्तन के साथ सामंजस्य बिठा के, और उसमें रोकथाम क्या होना चाहिए कि उसमें असंतुलन, आपके जो त्रिदोष होते हैं वात, पित्त और कफ, ये असंतुलित ना हो, इनका संतुलन बनाए रखें जिससे रोग उत्पन्न ना हो। तो ये सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर ऋतु और हिंदी महीने दिए हैं, जैसे वसंत ऋतु चैत्र वैशाख, ग्रीष्म जेठ आषाढ़, वर्षा श्रावण भाद्र पक्ष, शरद अश्विन कार्तिक, हेमंत माघशीर्ष पौष, और शिशिर ऋतु माघ फागुन। तो ये इस तरह से यहाँ पर ऋतु दी गई है। अब इसमें क्या लेना चाहिए? तो जैसे फल हैं, जो आपका आहार है वो मौसम के अनुसार होना चाहिए। अब अगर उसमें स्वाद का देखें तो सर्दियों में मीठा, खट्टा, नमकीन, वसंत और शरद ऋतु में कड़वा, तीखा, कसेला। तो इस तरह से ये 6 ऋतु का पूरा जो 6 स्वाद होते हैं, किस ऋतु में कौन सा स्वाद लेना चाहिए, वो चीजें फिक्स होती हैं आयुर्वेद के हिसाब से, और वही आपको लेना चाहिए। फिर जीवन शैली की किस तरह की एक्सरसाइज किस ऋतु में करें, किस तरह का तेल यूज करें, कपड़े यूज करें, नींद का पैटर्न क्या हो। जैसे कि सर्दियों में जरूरी नहीं होता कि आप दोपहर में रेस्ट करें, लेकिन गर्मियों में चूंकि दिन बहुत बड़े होते हैं तो कहा जाता है कि एक पावर नैप बॉडी को बहुत हेल्दी बना के रखती है। फिर जब भी ऋतु संधि मतलब एक मौसम से दूसरे मौसम में जाना, तो जब एक मौसम से दूसरे मौसम में मौसम चेंज होता है उसे ऋतु संधि कहते हैं। तो इस समय बहुत अचानक अपनी आदत या अपने आप में किसी भी बदलाव को करने से अचानक से रोकना चाहिए, ग्रेजुअली धीरे धीरे इन चीजों को करना चाहिए।
अब जैसे शीतकाल मतलब हेमंत और शिशिर, तो इसमें मीठे, खट्टे, तेलीय खाद्य पदार्थ, खजूर, कद्दू, दूध से बने उत्पाद खाएं। गर्म तेल से मालिश करें क्योंकि इस समय ठंड रहती है। गर्म पानी से स्नान करें। गर्म कपड़े पहने। ठंडे और सूखे खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। फिर वहीं पे वसंत ऋतु में कड़वे, तीखे, कसैले पदार्थ, शहद, गेहूं, जौ, हल्का भोजन लेना चाहिए। भारी और ठंडे खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। शरद ऋतु में ऐसे खाद्य पदार्थ लेने चाहिए जो पित्त को शांत करें, मीठे, हल्के, कड़वे। धूप से इस समय बचना चाहिए और ठंडी चीजों को यूज करना चाहिए। अब ये क्यों करना चाहिए कि जिससे आपके बॉडी की जो इंटरनल प्रणाली, इंटरनल सिस्टम है, वो जो बाहर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके साथ जो है अपने आप को सिंक्रोनाइज कर सके, अपना सामंजस्य बिठा सके और जीवन शैली में विकार ना आए। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो अब ये जो 6 ऋतु होती हैं, तो ये जो पूरा एक आयुर्वेद में जो पूरा एक साल होता है 12 महीने के, उसको 2 आयनों में या 2 अवधि में विभाजित किया है और हर एक आयनों में 3 ऋतु होती हैं। तो अगर इसको 2 आयन क्या है, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो उत्तरायण 6 महीने रहेगा, दक्षिणायन 6 महीने रहेगा। तो जो उत्तरायण है तो इसमें उत्तरी संक्रांति, आदना काल मतलब मध्य जनवरी से मध्य जुलाई तक सूर्य जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। जो पूरा एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ड्राई होता है, गर्म होता है और उस समय मानव शक्ति जो होती है वो थोड़ी सी कम होने लगती है। तो उस समय पे हमें क्या करना चाहिए, उस समय कौन कौन सी 3 ऋतुएं होती हैं, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। तो इन ऋतुओं के हिसाब से ही भोजन को लेना चाहिए। फिर दक्षिणायन में दक्षिण संक्रांति और विसर्ग काल, तो ये मध्य जुलाई से मध्य जनवरी तक इसका प्रभाव रहता है। इस समय चंद्रमा अधिक प्रभावशील होता है, पृथ्वी ठंडी और चिकनी हो जाती है, मनुष्य की शक्ति बढ़ जाती है। इसमें कौन कौन सी आती है, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। तो ये जो ऋतुएं होती हैं ये त्रिदोष को अलग अलग तरह से प्रभावित करती हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि जिस तरह का जो दोष प्रबल होता है हम उसे कम कर सकें, या जो दोष कम होता है जिस ऋतु में हम उसको थोड़ा सा बढ़ा सकें। फिर ये एक चार्ट दिया है कि जैसे हेमंत और हेमंत मतलब शीतकालीन के पूर्व और शिशिर मतलब शीतकालीन, तो ये मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक होती है। ये पित्त को शांत करती है लेकिन कफ को बढ़ा देती है। पाचक अग्नि प्रबल होती है। तो इस समय हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं, तेलीय, पौष्टिक, मीठे, खट्टे, नमकीन पदार्थ ले सकते हैं। नए अनाज, दूध उत्पाद, वसायुक्त पदार्थ, गर्म पानी का सेवन करते हैं। यहाँ परहेज क्या करना है, ठंडे और सूखे खाद्य पदार्थों से परहेज करना है। फिर प्रतिदिन यह कोशिश करना है कि ऑयल मसाज लें, गर्म पानी से स्नान करें, धूप सेकें, व्यायाम करें और बहुत ठंडी हवाओं के संपर्क में ना आए। दिन में सोने से बचे, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि ठंडियों में कोशिश की जाती कि दिन में ना सोए क्योंकि दिन छोटे होते हैं, और गर्मियों में कोशिश की जाती है, ये सलाह दी जाती है कि दिन में थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। फिर वसंत ऋतु मार्च से मई तक, ये कफ को द्रवीकरण करता है, मतलब इसमें कफ मेल्ट होता है। तो आसानी से पचने वाले कड़वे, तीखे और कसैले खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। पुराना अनाज और शहद यहाँ लाभकारी होता है। मीठे, भारी, खट्टे, ठंडे और चिपचिपे पदार्थ तथा नए अनाज का यहाँ परहेज करना चाहिए। व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। स्नान के लिए गुनगुने पानी का प्रयोग करें। वमन और नस्य, ये दोनों चीजें यहाँ पर यूज करना चाहिए और दिन में सोने से बचना चाहिए। फिर इसके बाद आती है ग्रीष्मकालीन, मतलब मई से जुलाई तक होती है। इस समय वात एकत्रित होता है, कफ शांत हो जाता है। तो अब यहाँ पर कौन से ठंडे, मीठे, हल्के और तरल पदार्थ, क्योंकि गर्मी बहुत होती है तो जैसे फल का जूस, छाछ, दूध, ये सारी चीजें बहुत लेनी चाहिए। ठंडे, तीखे, नमकीन स्वाद वाले खाद्य पदार्थ और बहुत गर्म खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए, बल्कि ठंडे लेना चाहिए। ठंडी जगह पर रहना चाहिए। हल्के कपड़े पहनना चाहिए। चंदन का पेस्ट यूज करना चाहिए क्योंकि चंदन ठंडक देता है। बहुत अधिक
व्यायाम, मेहनत या शराब से बचना चाहिए, और दिन में झपकी लेना ठीक है। मतलब एक पावर नैप जिसकी हम बात कर रहे थे वो इस सीजन में बहुत अच्छी होती है। फिर वर्षा ऋतु, मतलब जुलाई से सितंबर तक, तो इस समय वात दूषित रहता है और पित्त बढ़ता है। तो इस समय अग्नि, जो पाचक अग्नि होती है, वो बहुत कमजोर हो जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि बारिश के मौसम में हल्की चीजें लें। तो गर्म, हल्का और आसानी से पचने वाला खट्टा, नमकीन स्वाद वाला भोजन करना चाहिए। उबला हुआ या औषधि पानी पीना चाहिए, क्योंकि बारिश में पानी की क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है, पुअर हो जाती है। कच्चा भोजन, भारी मांस, अत्यधिक तरल पदार्थ और नदी का पानी पीने से बचें। तेल मालिश और गर्म पानी से स्नान करने की सलाह दी जाती है। डिटॉक्सिफिकेशन, विषहरण के लिए एनिमा का प्रयोग किया जाता है। बारिश में भीगने, भारी व्यायाम करने और दिन में सोने से बचना चाहिए। और लास्ट ऋतु क्या है? शरद ऋतु। तो ये सितंबर से नवंबर तक होती है। ये पित्त को इफेक्टेड करती है, और पित्त को शांत करने वाले मीठे, कड़वे, हल्के, ठंडे खाद्य पदार्थ लेने चाहिए। गर्म, तीखे, वसायुक्त और नमकीन खाद्य पदार्थों के साथ दही और जलीय जीवों के मांस को ना लें। भूख लगने पर ही भोजन करें। सूर्य और चंद्र की किरणों से शुद्ध किया हुआ जल प्रयोग करें। शीतलता के लिए चंदन का लेप लगाएं। विरेचन की सलाह दी जाती है, मतलब इंटेस्टाइन को क्लीन करें। दिन में सोने और अत्यधिक धूप में रहने से भी बचना चाहिए। तो इस तरह की ये ऋतुचर्या हो गई। अब हम आते हैं अमा, जो हम शब्द यूज कर रहे थे टॉक्सिन्स के लिए। तो ये क्या है? तो आयुर्वेद में आमा का अर्थ है कि जो पाचन की क्रिया होती है वो यदि बहुत अच्छी नहीं होती है, या बहुत पूरी तरह से जो आपने खाया वो नहीं पचता है, तो जो एक बिना पचा हुआ जो खाना होता है, या इनकम्प्लीट डाइजेशन से एक चिपचिपा और एक टॉक्सिस मटेरियल होता है जिसको अपाप्य कहते हैं, और ये डाइजेशन फायर को कमजोर, वीक बना देता है, और ये बहुत सारे रोगों का मूल कारण माना जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे जो फिजियोलॉजी है बॉडी की उसको रोक देता है, और ये भारी होता है, दुर्गंध युक्त होता है। फिर ये दर्द, थकान, जीभ पर परत जमना, एलर्जी के लक्षण, इस तरह के इसके सिम्टम होते हैं। और इसके उपचार के लिए सबसे अच्छा क्या होता है कि डाइजेस्टिव फायर को हम प्रज्वलित रहें, और ये जो टॉक्सिस मटेरियल है ये शरीर के बाहर इसको हम निकाल दें। तो ये क्या है? ये अपचित, एक अनडाइजेस्टिव मैटर है। मतलब भोजन का पूरी तरह से पचना भी नहीं हुआ है, और जब वो पूरी तरह से पचा नहीं है तो उसका मेटाबोलाइज्ड भी नहीं होगा वो पूरी तरह से, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म होता है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट फूड का ही होता है। तो अब ये टॉक्सिस बाय प्रोडक्ट के रूप में होता है, तो ये स्टिकी होता है, हैवी सब्सटेंट होता है, और ये शरीर में जमा होने लगता है। और जब ये बहुत ज्यादा स्टोर हो जाता है तो ये जो भी सोर्सेज हैं बॉडी के उनको ब्लॉक करता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल सुनते हैं कि किसी की हार्ट में जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लॉक हो गई हैं, आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं। ये शब्द अक्सर आप लोग सुनते होंगे। या ब्रेन में किसी तरह का कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी एक आमा ही होता है। फिर ये कोई भी डिजीज होने का ये एक रूट कॉज होता है, और इसको ये बनता कैसे है अब ये देखें तो इसका बनने का सबसे मेन कारण है कि आप किसी भी व्यक्ति का डाइजेशन वीक होना। यदि डाइजेशन वीक है तो वो पूरा खाना पचा ही नहीं पाएगा, और ये बनेगा ही बनेगा। और जब डाइजेशन वीक होगा तो मेटाबॉलिज्म भी उसमें इफेक्टेड होगा। अब वो वीक क्यों होगा? क्योंकि आपकी डाइट इम्प्रॉपर है। आपकी जो डाइट है वो आपकी बॉडी के हिसाब से नहीं है, उसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। या फिर हो सकता है कि कुछ इमोशनल आपके साथ ऐसे ट्रामास चल रहे हों किसी व्यक्ति के साथ, कि वो ट्रामास की जैसे बहुत अधिक वो स्ट्रेस में हो, बहुत अधिक डरा हुआ हो, एंजाइटी हो या फोबिया हो, तो उस कंडीशन में भी डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है। अब इसके संकेत और लक्षण क्या होते हैं? तो जब मान लीजिए आमा मौजूद होता है तो उस स्थिति को सामा कहा जाता है,
और वो सामा स्थिति में क्या क्या चीजें होंगी, भारीपन लगेगा, बहुत थकान लगेगी, सुस्ती लगेगी, जीभ पर एक वाइट लेयर जम जाएगी, मुंह से दुर्गंध आने लगेगी, जो पसीना होगा वो भी बहुत बदबूदार होगा, भूख नहीं लगेगी, आपको जबरदस्ती खाना खाना पड़ेगा, कभी वॉमिटिंग या लूज मोशंस हो जाएंगे, जोड़ों में दर्द होगा, अकड़न सूजन होगी, एलर्जीज हो जाएंगी, नाक बंद होगी, साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पर सामा की स्थिति में होती है। और सबसे ज्यादा जो देखी जाती हैं वो इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, ये सारी चीजें अक्सर देखी जाती हैं जब भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। शुरुआत इसी से होती है। अब इसका उपचार कैसे करें? तो स्ट्रॉन्ग अग्नि, मतलब जो डाइजेशन पावर है उसको तेज करें। उसको तेज करने के लिए क्या, अदरक, जीरा, त्रिकुट, कुछ हर्ब्स होते हैं उनको यूज करें। फिर श्वसन तंत्र को, मतलब जो आपकी पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको क्लियर करें, मतलब जिसे भाप लें या हल्का पसीना आए, तो जिससे कि सारी चीजें जो जमा हुआ पदार्थ है वो बाहर निकल जाए। अपने आहार में बदलाव करें, उन आहार को लेने से बचें जो आपके लिए अपथ्य है। आप अपनी डाइट में उन्हीं भोज्य पदार्थों को शामिल करें जो आपके लिए पथ्य हैं। फिर कुछ अपनी लाइफ स्टाइल को बदलें कि सूरज की रोशनी में जरूर जाएं, एक्सरसाइज करें, ऋतुचर्या के हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल को बनाएं। स्वास्थ्य व्रत एवं लाइफ स्टाइल एक और ले लेते हैं, है ना। तो ये जो है आपने, जैसे अपन ने पढ़ा कि ये पूरी कंप्लीटली लाइफ स्टाइल है जो व्यक्ति के मोटापा, तनाव, इन सब को हटा के ये कोशिश करती है कि व्यक्ति बीमार ही ना हो और हमेशा स्वस्थ रहे। और इसके मूल सिद्धांत क्या है? दैनिकचर्या, मौसमी दिनचर्या और डाइट, मतलब डेली रूटीन, सीजनल रूटीन और डाइट। योग, प्राणायाम, ये चूंकि हम पढ़ चुके इसलिए हम इसको सिर्फ रिपीट कर रहे हैं कि इस पॉइंट के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। नैतिक आचरण उसका, रसायन और निदान परिवर्तन। फिर आधुनिक जीवन शैली स्वास्थ्य शैली से कैसे जुड़ा है कि ये मन, शरीर और आत्मा को संबोधित करता है और शरीर, जीवन शैली से जुड़ी जितनी भी बीमारियां उनको रोकता है। आजकल की ज्यादातर बीमारियां जीवन शैली के कारण है, जैसे ओबेसिटी है, डायबिटीज है, स्ट्रेस है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, ये सब इसी से जुड़ा हुआ है। फिर शरीर की व्यक्तिगत देखभाल का बोलता है, ये पर्सनलाइज केयर की बात करता है कि खाना यदि है तो उसके लिए जो पथ्य खाना है, मतलब उसके पर्सनल, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग जो खाना है वो दें। उसकी दिनचर्या है उसी हिसाब से एडजस्ट करें, उसकी ऋतुचर्या भी उसी हिसाब से पर्सनल केयर करें। माइंडफुलनेस है, मतलब वो हमेशा जो उसकी गतिविधियां हैं वो उसके लिए प्रोत्साहित करें, हर चीज के लिए, खाने को, व्यायाम, जल्दी सोना, जल्दी उठना, सारी चीजों के लिए। फिर इंटीग्रेशन, मतलब एक आधुनिक समाज के साथ अपने पारंपरिक ज्ञान को जोड़ें जिससे दोनों में बैलेंस करते हुए एक स्वस्थ जीवन को जी सकें। तो अगर हम संक्षेप में बोलें तो जो स्वास्थ्य वृत्त है, एक आधुनिक स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए मूलभूत ढांचा प्रदान करता है जो प्रकृति की लय में निहित निरंतर संतुलित आदतों के माध्यम से सक्रिय कल्याण पर और समग्र स्वास्थ्य पर जोर देता है। अभी हम पढ़ रहे थे सर्केडियन क्लॉक, तो ये एक बायो क्लॉक दी गई है ह्यूमंस की, जो सूरज और चंद्रमा के हिसाब से फिट सेट होती है। तो इसमें ज्यादातर आप देखिए 6 बजे सुबह उठना, फिर उसके बाद में डाइजेशन, फोकस एक्टिविटी पे करना, हंगर, थर्स्ट, फिर डाइजेशन, फिर टायर्डनेस, फिर फोकस एक्टिविटी, हंगर, फिर भूख प्यास, डाइजेशन, और ये जो पूरा ब्लू लाइन है ये स्लीप का है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लगभग रात में 6 से 8 घंटे के बीच आपकी नींद होना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। तो इस तरह से अगर हम मिडनाइट से देखें तो ये जब 2 बजे के आसपास होता है तो हम सबसे डीपेस्ट स्लीप में होते हैं। 4 बजे के आसपास देखेंगे तो ये जो डीपेस्ट बॉडी टेम्परेचर होता है। 6 बजे के आसपास हम उठने की कोशिश करते हैं और इस समय ब्लड प्रेशर रेज होता है ना।
फिर उसके बाद में ये पूरा क्लॉक दिया है दोपहर तक किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं और किस तरह से इन एक्टिविटीज के साथ हमको सामंजस्य रखते हुए अपनी दैनिकचर्या को बनाना चाहिए। तो ये जो मानव शरीर की जैविक घड़ी है या जिसको बायो क्लॉक या सर्केडियन रिदम कहते हैं, ये लगभग कितने अर्थ की होती है? 24 घंटे की होती है। और इसमें नींद और जागने के पूरा जो साइकिल होता है उसके बीच में जो अलर्टनेस होती है, जो हंगर होता है और जो भी आप फिजिकल या मेंटल वर्क करते हैं, ये पूरा इसमें काउंट होता है। और ये जो घड़ी है ये ब्रेन में ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती है। और ब्रेन का कौन सा पार्ट इसको कंट्रोल करता है, जिसको SCN कहते हैं, सुप्राचियास्मैटिक न्यूक्लियस। ये पार्ट होता है ब्रेन का जो इसे कंट्रोल करता है। और ये पार्ट कंट्रोल कैसा करता है? प्रकाश और अंधेरे, मतलब सूर्य के उदय होना और सूर्य के डूबने के साथ ये जो पार्ट है ये काम करता है। और इसी के हिसाब से जो जीन्स होते हैं, सेल्स होती हैं, हमारे शरीर की मनोदशा होती है, रक्तचाप होता है, तापमान होता है, हार्मोन्स होते हैं, ये सब इसी से जुड़े हुए होते हैं। इसके मुख्य घटक क्या होते हैं? SCN मास्टर क्लॉक, मतलब हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स का एक ग्रुप होता है जिस पर आंखों पे जो प्रकाश पड़ता है उससे वो इफेक्टेड होता है और वो शरीर में पेसमेकर के रूप में काम करता है। सर्केडियन रिदम ये 24 घंटे की होती है। इसमें नींद, हार्मोन्स का सिक्रेशन, बॉडी टेम्परेचर, इन सब को कंट्रोल होता है। क्लॉक जीन मतलब जो DNA होते हैं वो कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं कि वो एक लूप बनाते हैं और उन प्रोटीन के फंक्शंस को ऑन और ऑफ करते हैं। फिर पीनियल ग्लैंड ये एक मेलाटोनिन, एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिससे कि नींद आती है। और ये जो SCN होता है ये सिर्फ अंधेरे और उजाले, मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। तो ये काम कैसे करता है कि जैसे ही प्रकाश का प्रवेश, आंखों पर प्रकाश पड़ता है, तो जो ब्रेन में SCN है उसे संकेत मिलता है। और ये जो सिग्नल ट्रांसमीटर है, जो SCN है, ये शरीर में जितनी भी हर सेल में एक क्लॉक है, उनको सिग्नल भेजता है। और जैसे ही वहां से सिग्नल जाता है तो रात में नींद आने के लिए जो मेलाटोनिक का सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है कि अलर्टनेस और दिन की जो भी क्रियाएं करनी है उनके सिंक्रोनाइजेशन में, बॉडी के टेम्परेचर में, जो भी फूड है, जितने भी क्लाइमेट चेंजेस हैं, उन सब से सिंक्रोनाइजेशन को बॉडी को करने में ये हेल्प करता है। और ये बहुत जरूरी है कि बॉडी को हम जो नेचुरल लाइट का सोर्स होता है उससे हम जोड़ के रखें और उन्हीं के अनुसार कार्य करें। तो इस तरह से ये पूरी एक लाइफ साइकिल है जो क्लॉक के हिसाब से चलती है। आयुर्वेदा बॉडी क्लॉक और कर लें क्या कंप्लीट, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है पॉइंट, है ना। तो ये आयुर्वेदा क्लॉक भी जो है ये बिल्कुल वही है, सर्केडियन क्लॉक ही है। और ये पूरा जो भी पाचन है, हार्मोन सिक्रेशन है, आपकी मेंटल स्टेटस है, आपकी जो एनर्जी का फ्लो है, जो त्रिदोष हैं, पंच तत्व हैं, इन सबको सिंक्रोनाइज करती है क्लॉक के साथ। सबसे पहले ये दोष चक्र, मतलब जो त्रिदोष होते हैं, तो पूरे दिन में विशिष्ट समय पर जैसे प्रमुख वात, पित्त, कफ दोष तीनों चक्रों से गुजरता है हमारा शरीर। जैसे सुबह कफ, दोपहर में पित्त, शाम को वात। और ये जो तीनों दोष होते हैं ये मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। फिर दैनिकचर्या मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सफाई करना, समय पर भोजन करना, व्यायाम करना और 10 बजे तक सो जाना, ये एक बहुत अच्छी दैनिकचर्या मानी जाती है। ऋतुचर्या खान पान और जीवन शैली को मौसम के अनुसार बदलना, ऋतु संधि में भी उनके हिसाब से ही, जो अभी हमने पहले पढ़ा था, भोजन और वस्त्र और नींद सभी को लेना। रोग प्रतिरोधक क्षमता को हर मौसम में मजबूत रखना, जो कि हमको बीमारी से बचाता है, ये स्वास्थ्य वृत्ति का एक मूल सिद्धांत है।
और प्रकृति से तालमेल मिला के ही करना काम। कि जैसे मान लीजिए सर्दियों में देर से सनराइज होता है तो थोड़ा देर से उठना, गर्मियों में जल्दी सूर्योदय हो जाता है तो जल्दी उठना। तो प्रकृति के साथ मिलके ही हम कर सकते हैं। और जो आंतरिक घड़ी है इसे सर्केडियन रिदम होती है ये, और ब्रेन के जो सुप्राचियास्मैटिक न्यूक्लियस से SCN जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं उसके द्वारा नियंत्रित होती है। और इसमें यदि कोई व्यवधान आता है, क्योंकि ये लाइट से होती है, तो जैसे कोई अनियमित कार्यक्रम है, कोई ऐसे आर्टिफिशियल लाइट में हम रह रहे हैं या आहार जो हम खराब कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें इस रिदम को डिस्टर्ब कर देती हैं और बॉडी हेल्दी नहीं रह पाती है। इसके लिए बेस्ट क्या है कि जल्दी उठें, भोजन ध्यान पूर्वक करें, मतलब माइंडफुल ईटिंग, शाम को थोड़ा सा आराम करें और जो नियमित दिनचर्या है उसको फॉलो करें। तो इस तरह से ये जो आज हमारा ये कंप्लीट हो गया है और सिलेबस भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया है आज। ठीक, तो ओवरऑल जो स्वास्थ्य वृत्त हम पढ़ रहे हैं ये चीजें वही हैं, उनको एक साइकिल में पिरो दिया है ना, या इंक्लूड कर दिया। से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने आप तो पूछ सकते हैं।